हरे कृष्णा। देखिए, आज हम लोग ना टैक्स में जीएसटी पढ़ने जा रहे हैं। नाम तो पहले सुना होगा। क्या होता है जीएसटी? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखिए, जैसा कि मेरे को उम्मीद थी आपसे कि आप मेरे को फुल फॉर्म बताएंगे और आपने वही बताया कि जीएसटी क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो टेक्निकली खत्म हो गया, चले वापस घर। इनडायरेक्ट टैक्स होता है। देखिए, अभी क्या है, आप बहुत जगह पे जाते हैं, लेट से आप रेस्टोरेंट जाते हैं, आपका खाने का मन करता है ना, पेट में कई बार चूहे दौड़ते हैं, घर का खाना अच्छा नहीं लगता। रेस्टोरेंट का बिल अगर अभी कभी आपने देखा हो तो उसमें क्या लगा होता है? जीएसटी लगा होता है। अच्छा, जीएसटी में भी अगर आपने ध्यान से देखा हो थोड़ा सा, तो एक सीजीएसटी लगा होता है और एक एसजीएसटी। अभी बताऊंगा क्या है। या आप मूवी देखने जाते हैं, आजकल वो एक पिक्चर कौन सी बड़ी चल रही है, हाँ, तो भाई आप पिक्चर देखने जाते हैं, पिक्चर की टिकट में भी अगर आप ध्यान से देखें तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगा होता है। इवन छोटी से छोटी कमोडिटी भी अगर आप परचेज करते हैं, आपको कोई भी सामान खरीदना है, बिस्किट भी खरीदना है आपको, तो उसमें भी पता है क्या लगा होता है? जीएसटी लगा होता है। मैं आपको बताऊं, जैसे आप कभी कोई प्रोडक्ट खरीदो, मान लो बिस्किट की बात कर लेते हैं, पार्ले जी बिस्किट खरीदा, लेट्स से एमआरपी है 5 रुपीज। आपने ध्यान से देखा होगा कभी, तो उसमें ब्रैकेट में कुछ लिखा होता है, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। तो उसमें जो भी टैक्सेस हैं वो ऑलरेडी इंक्लूड हैं। मतलब वो 5 रुपए में टैक्स जुड़ा है कि अलग से जुड़ेगा? जुड़ा है। तो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल कि मान लो 4 का पार्ले जी, 1 रुपए का जीएसटी। ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे, बाकी तो एक्चुअल कैलकुलेशन होगी, वो फिगर्स अलग होंगी। तो अगर 4 का पार्ले जी, 1 का जीएसटी, यानी 5 का आपको मिल रहा है। आप में से किसी बच्चे को यह पता है कि जीएसटी कब आया था? क्या बात, बड़े समझदार बच्चे मिले, इस बार हम पढ़ाएं क्या? 1 जुलाई 2017 गवर्नमेंट ने ना आओ देखा ना ताओ देखा और जीएसटी इंप्लीमेंट कर दिया पूरी कंट्री में, पूरे इंडिया में जीएसटी इंप्लीमेंट कर दिया। पता है, आप लोग बड़े लकी बच्चे हैं जो जीएसटी पढ़ रहे हैं। हुआ क्या, जीएसटी आने से पहले जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हुआ करते थे वो खत्म करके सब्स्यूम्ड हो गए। सब्स्यूम्ड मतलब होता है समा गए जीएसटी में। करीब 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसमें से कुछ सेंटर लगाती थी, कुछ स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी, उसको सब्स्यूम्ड कर दिया गया। किसमें? जीएसटी में। मतलब हम लोग अगर अपनी बात करें, तो हम लोग जब छोटे थे तो हम लोगों ने उस समय पे एक्साइज पढ़ा, सर्विस टैक्स पढ़ा, वैट पढ़ा, सेंट्रल सेल्स टैक्स पढ़ा। बड़ा सा मोटी मोटी किताबें हुआ करती थी, अलग अलग एक्ट, इतने सारे एक्ट, है ना, अलग अलग उसमें चीजें। आप लकी क्यों हैं? क्योंकि आपको ये 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं पढ़ने। गवर्नमेंट कह रही है भैया आपको पढ़ना है केवल जीएसटी। दैट मीन्स हमारी गवर्नमेंट जितने अलग अलग तरीके के इनडायरेक्ट टैक्स थे उनको खत्म करके ले आई जीएसटी। अच्छा, सही भी है। सही इसलिए भी है कि मान लो हम किसी से पैसे ले रहे हैं अलग अलग नाम से, कि 2 रुपए दे दो भैया एक्साइज ड्यूटी के, 1 रुपए दे दो भैया वैट का, अठन्नी दे दो इसकी। उससे बढ़िया एक काम करो ना, आप धीमे धीमे करके उसका गला काट रहे हो, एक से बढ़िया क्या है? हाँ, बाहुबली में कहता नहीं है कि उसकी उंगली नहीं काटते, उसकी गर्दन काट। तो एक बार में काटो। सही भी है। जहां इतने इनडायरेक्ट टैक्सेस आपने फैला रखे हैं, वहां पे उसको कम करके एक लेके आओ, सिंप्लीफाई करो अपने टैक्स स्ट्रक्चर को। अरे हमारा जो टैक्स स्ट्रक्चर है, अगर वो सिंप्लीफाई नहीं होगा तो पता है इससे दिक्कत क्या होती है, मैं आपको बताऊं। एक दिक्कत तो आपकी अपनी है, पर्सनल, एग्जाम वाली। भाई टैक्स सिंप्लीफाई नहीं होगा तो बड़ी मुश्किल होगी, अभी भी आपको बड़ा टफ लगता है कई बार। दूसरी दिक्कत जरा समझिए, प्रैक्टिकल दिक्कत समझिए, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जितने भी बाहरी इन्वेस्टर्स होते हैं फॉरेन कंट्री में, जो पैसे वाले लोग हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपना पैसा किसी और कंट्री में, होता क्या है, या यूं कहें क्या होता था, वो लोग ना अपना पैसा इंडिया में इन्वेस्ट करने से बड़ा डरते थे साहब। हमारे इंडिया में जबकि आपको बताएं तो रिसोर्सेज बड़े चीप हैं कंपेयर टू अदर कंट्रीज।
फॉर एग्जाम्पल यहां आपको लैंड वगैरह परचेज करनी है तो रुपीज में मिल जाएगी, यूएस में खरीदेंगे तो डॉलर्स में मिलेगी, लेबर सस्ती है, तो रिसोर्सेज हमारे यहाँ पे सस्ते हैं। तब भी जो विदेशी इन्वेस्टर हैं वो किसी और कंट्री में इन्वेस्ट कर देते थे, कहीं और पे जाके इंडस्ट्री खोल लेते थे, यहां पे इन्वेस्टमेंट करने से कतराते थे। पता है यहां पे अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो हमारे इंडिया का लॉस समझिए, अगर इन्वेस्टमेंट होती तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता रिसोर्सेस का, अनएम्प्लॉयमेंट कम होती, लोगों को रोजगार मिलता, इकोनॉमी का डेवलपमेंट होता। हमारी गवर्नमेंट ने बहुत साल पहले एक सर्वे कराया, मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में समझा रहा हूं जीएसटी के बारे में। एक सर्वे कराया दूसरी कंट्रीज में जहां पे इन्वेस्टर्स अच्छे माने जाते थे, तो कुछ अच्छी कंट्रीज में सर्वे कराया कि सर आप पैसा इन्वेस्ट इंडिया में क्यों नहीं करते, वाई डोंट यू मेक इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। तो एक जो कॉमन सर्वे का रिजल्ट निकल के आया वो ये निकल के आया कि ज्यादातर कंट्रीज के इन्वेस्टर्स ने कहा कि सर देखिए आपके टैक्स लॉज बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो। तो गवर्नमेंट को यह तो समझ में आया कि हमें अपने टैक्स लॉज को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि विदेशी कह रहे हैं, जरा समझिए, विदेशी कह रहे हैं कि हम अगर आपके यहां बिजनेस कर रहे हैं तो आप हमसे ये एक्सपेक्ट थोड़ी ना करते कि हम आपकी इंडिया के एक्साइज पढ़ के समझें, सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 होता था वो समझें, सर्विस टैक्स समझें, वैट समझें, सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट 1956 समझें, हम यही सब समझ लें कि अपना व्यापार करें। और अगर चलो हमने पढ़ भी लिया और व्यापार कर भी लिया तो आप बाद में क्या कहते हैं, हमने व्यापार किया, लेट से हमने सोचा कि ठीक है यार ये पेन बेच रहे हैं और इस पेन पे हमने पढ़ा कि चलो एक्साइज ड्यूटी नहीं लगती। बाद में हो सकता है आप कोई प्रोविजन ले आए, अरे तुमने ये नहीं देखा, ये तो केवल तब नहीं लगती पेन पे जब स्कूल में यूज हो, तुम तो कोचिंग में यूज कर रहे थे, तुम्हारे पर लगती है, तो हमने तो जितना कमाया नहीं उतना आप ले जाए पेनल्टी वगैरह। तो लोग बड़ा डरते थे, तो उस समय रखा गया भैया टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करना है, तो जीएसटी की नींव रखी गई अटल बिहारी वाजपेयी के समय पे। आते 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 2017 हो गया। आपको क्या लगता है हमारी इंडिया फर्स्ट है जीएसटी लगाने में? हम लोग देखो पॉपुलेशन में फर्स्ट है, अभी थोड़े टाइम पहले न्यूज आई थी कि चाइना को हमने पीछे छोड़ दिया है, मुबारक हो, है ना। इंडिया वर्ल्ड की नंबर 1 कंट्री बन गया है पॉपुलेशन में, बट जीएसटी लगाने में क्या हम लोग फर्स्ट हैं? साहब आज की तारीख में करीब 160 कंट्रीज ऑलरेडी जीएसटी लगा चुकी थी। सबसे पहले फ्रांस में 1954 वगैरह में फ्रांस ने जीएसटी लगा दी, तो उस समय हमने लगाया 2017 में। साहब हम बड़े पीछे हैं, लेकिन यूं कहें देर आए दुरुस्त आए। है क्या थोड़ा सा जीएसटी के बारे में अगर आपको और समझाऊं तो आपको समझ में आएगा पहले और अब में अंतर क्या है। पहले क्या था, जैसे जीएसटी आने से पहले भी हम लोग कोचिंग क्लासेस प्रोवाइड करते थे, तो हम लोग ना पहले सर्विस टैक्स में रजिस्टर्ड थे, सर्विस टैक्स हुआ करता, सर्विसेज पे सर्विस टैक्स लगता था। अच्छा गुड्स कोई मैन्युफैक्चर कर रहा होता था, जो गुड्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती थी ना, जैसे पेन बना रहे, कैलकुलेटर बना रहे या कोई भी तरीके के गुड्स बना रहे, उसको एक्साइज ड्यूटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था। तो पहले क्या होता था, पहले हम लोग सर्विस टैक्स में रजिस्टर्ड थे, एक्साइज में हमारा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हम गुड्स में ट्रेड ना गुड्स मैन्युफैक्चर करते ना ट्रेडिंग करते। वैट भी ट्रेडर के ऊपर लगता था जो गुड्स बेचते थे, खरीदते बेचते थे, हमारे ऊपर केवल सर्विस टैक्स लगता था। अब इसकी खराब बात समझिए क्या होती थी। पहले क्या होता था, हमने मान लो आपको कोचिंग क्लासेस प्रोवाइड करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन किया, आपको दिख रहा है इतना तीन झाप, ये लाखों रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर। लेट्स से हमने एसी परचेज किया कि बच्चे आएंगे, है ना, बच्चों को गर्मी ना लगे, एसी परचेज किया। अब मान लो एसी परचेज किया तो एसी में क्या हुआ, 50,000 का एसी हमको मिला, 50,000 के एसी में 40,000 रुपीज लेट से एसी की कॉस्ट थी और 10,000 रुपीज का एक्साइज ड्यूटी प्लस वैट लगा था। मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल समझा रहा हूं, ये बात मैं आपको इसलिए समझा पा रहा हूं क्योंकि हम लोग उस दौर से गुजरे हैं, वो भी पढ़ा है, वो भी पढ़ाया है, ये भी पढ़ा है, ये भी पढ़ाया है, प्रैक्टिकल भी समझा है। तो पहले क्या हुआ, हमने 50,000 का जब एसी खरीदा तो पहले बिल में एक्साइज ड्यूटी लगी, वैट लगा, लेट से 10,000 रुपए का एक्साइज ड्यूटी और वैट लगी, टोटल 50,000 का एसी हुआ। तो मेरी जो कॉस्टिंग होती थी, मेरी जो जेब से जाता था ना एसी, वो 50,000 रुपए जाते थे। ये जो 10,000 रुपए का एक्साइज ड्यूटी वैट लगा, इसका कोई बेनिफिट हमको नहीं मिलता था, हम तो पे करते थे, इनडायरेक्ट टैक्स था, दुकानदार हमसे लेता था और दुकानदार कहां जमा करता था, आगे जमा करता था। आज क्या है, आज के दौर पे
अब मैं सर्विस टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं हूं, अब मैं किस में रजिस्टर्ड हूं? जीएसटी में। और वो दुकानदार जो एसी बेच रहा है वो भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है। सेम सिनेरियो को मान लो आज ले लेते हैं। अब अगर हम आज एसी परचेज करते हैं, लेट्स से टोटल 50,000 रुपए का एसी, जिसमें 40,000 एसी की कॉस्ट है प्लस 10,000 जीएसटी है। तो आज जब एसी परचेज करते हैं ना, वो जो एसी का बेचने वाला होता है ना सेलर, वो बिल में लिख के देता है साहब कि 40,000 रुपए का हो गया एसी, 10,000 रुपए का जीएसटी। जब मैं जीएसटी बोल रहा हूं ना, तो डीम्ड की सीजीएसटी या जीएसटी, टोटल मैं जीएसटी बोल ले रहा हूं, अभी उसमें भी जाऊंगा। तो 10,000 का जीएसटी मेरे पास जब बिल आता है ना, तो लॉ मेकर मेरे से कहता है विक्की सर, हमने कहा हाँ, कहते हैं सर तुम्हें ये एसी कितने का मिला? हमने कहा सर 50,000 का खरीदा। कह रहा आप अपनी कॉस्ट केवल 40,000 मानना। हमने कैसी बातें कर रहे हो, अपनी जेब से 50,000 रुपए दे करके आए हैं, पूरी 500 की एक गड्डी दे के आए हैं, है ना? 50,000 गए मेरी जेब से, कैसे 40,000 मान लें? कह रहा आप मान लो अपनी कॉस्ट 40,000 केवल। हमने कहा ये बड़े 10,000 जो है, कह रहे इसका हम आपको कुछ फायदा दे देंगे। हमने फायदा दे दोगे? कैसा फायदा? फायदा कैसा? कह रहा सुनो कैसा फायदा देंगे, आप बच्चों को कोचिंग क्लासेस प्रोवाइड करते हो? हमने कहा हाँ। कह रहा बच्चों की जो फीस होती है उसमें क्या लगता है? हमने कहा सर जीएसटी लगता है। कह रहा मान लो इस महीने का टोटल पूरा जीएसटी कितना बना? हमने जोड़ा, हमने कहा मान लो इस महीने का जीएसटी बना 1,00,000 रुपए। हम जो बच्चों को, हम भी तो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ना, हम जो कोचिंग क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं उस पर जीएसटी लग रहा है। हमने कहा बना 1,00,000। लॉ मेकर कहते हैं विक्की जी आप हमारे पास ना 1,00,000 जमा मत कराना। हमने मन तो हमारा 1 रुपए का नहीं है तुम्हारे पास जमा, हमने ना करें चलेगा? कह रहे नहीं नहीं सुनो, 1,00,000 मत जमा कराना, आप केवल 90,000 जमा कराना। हमने अरे सर 1,00,000 बना है जीएसटी, ऐसे कैसे? कह रहा सर आपके पास जो खरीदी पे जीएसटी लग के आया था, एसी जब आपने खरीदा था, इसका हम आपको क्रेडिट प्रोवाइड कर देंगे। हमने कहा इतनी अंग्रेजी आती नहीं है। कह रहा इसका हम आपको बेनिफिट प्रोवाइड कर देंगे, आप इसको क्या करना, अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से माइनस करना। आउटपुट मतलब होता है जो बेच रहे हैं या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से जो इनपुट के समय टैक्स लगा था, इनपुट टैक्स, उसको माइनस कर लेना। तो भैया 1,00,000 में 10,000 माइनस कर लेना, 90,000 और जमा करना। जबकि पहले क्या होता था, पहले हमारे पास ऐसा नहीं होता था, पहले भी हम सर्विस टैक्स में रजिस्टर्ड थे, बिल में लगता था एक्साइज और वैट, सेम सिनेरियो। हम माइनस क्यों नहीं कर पाते थे, उसका क्रेडिट इसलिए नहीं ले पाते थे क्योंकि हम एक्साइज में रजिस्टर्ड थोड़े ना थे। सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट कहता था भैया हम क्यों माइनस करें वैट का क्रेडिट, आप समझे? तो हमें पूरा 1,00,000 देना पड़ता था। अब जमाना बदल गया। इसी को जस्ट उल्टा देखें, अगर अभी तो मैंने आपको एक तरफ बताया कि मैं सर्विस प्रोवाइडर और एसी वाले दुकान, इसको उल्टा देखें, मान लो एसी की दुकान वाले पे चलते हैं, एसी की दुकान वाले के बारे में समझते हैं। एसी के दुकान वाले ने अपना इंटीरियर कराया। आजकल आप शॉप्स में जाते हैं तो बढ़िया बढ़िया नहीं इंटीरियर होता है, भाई सिंपल सी बात है, जो दिखता है वो बिकता है ना? अब जमाना जो है वो दिखावे का। तो उसने अपना इंटीरियर कराया। अब समझो अगर उसने पहले अपना इंटीरियर कराया होता एसी की शॉप वाले ने, तो इंटीरियर डेकोरेटर वाला बिल में सर्विस टैक्स लगाता, जीएसटी नहीं लगाता, जीएसटी था ही नहीं 2017 से पहले। सर्विस टैक्स लगाया उसने बिल में, लेट्स से उसने बिल में 20,000 का सर्विस टैक्स लगाया, 1,00,000 रुपए मान लेते हैं इंटीरियर के लिए 20,000 सर्विस टैक्स, टोटल 1,20,000 रुपए उस दुकानदार ने पे करे। अब उस दुकानदार को इस सर्विस टैक्स का कोई बेनिफिट नहीं मिलता था। क्यों? क्योंकि वो वैट में रजिस्टर्ड था, सर्विस टैक्स में रजिस्टर्ड थोड़ी ना था। तो उसकी पूरी 1,20,000 की कॉस्ट बनती थी। अब जब वो एसी बेचता था, उस पर जितनी आउटपुट टैक्स बनता था, मान लो 50,000 का आउटपुट टैक्स बना, एसी पे 50,000 का वैट बना, आउटपुट टैक्स समझ गए, वैट 50,000 का वैट बना, पूरा 50,000 जमा करना पड़ता था उसको। सेम सिनेरियो का आज क्या है, आज वो बंदा भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, इंटीरियर डेकोरेटर भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है। तो होता क्या, इंटीरियर वाला सेम जब बिल आज रेज करेगा, 1,00,000 का इंटीरियर, 20,000 का जीएसटी लगाएगा, तो दुकानदार उसको 1,20,000 दे देगा और 20,000 का क्रेडिट बुक कर लेगा, इनपुट टैक्स का क्रेडिट बुक कर लेगा, फायदा बुक कर लेगा कुछ। फिर जब अपना एसी पे जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आएगी, मान लो 50,000 की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आती, तो लॉ मेकर कहते हैं भैया 50 मत जमा करना, 20,000 का तुम्हारे पास क्रेडिट है, माइनस कर लेना, केवल 30,000 जमा करना। फायदा समझ रहे हैं आप? जब जीएसटी लाने की बात हुई तो हुआ क्या, लोगों के मन में एक डर था, या यूं कहें बहुत सा डर लोगों के मन में फैलाया गया। लोगों ने कहा कि सर जीएसटी आने की वजह से चीजें महंगी हो जाएंगी, बड़ा अपोज हुआ साहब कि जीएसटी आने की वजह से चीजें महंगी हो जाएंगी। जैसे क्या होता था, मैं आपको समझाऊं, जब आप पहले कोई खरीदारी करने जाते थे,
मान लीजिए आप लेट से बिग बाजार गए, राइट? 2017 से पहले कभी ना कभी तो गए होंगे। बिग बाजार गए, आपने काफी सारा सामान उठाया, आपने चिप्स, पॉपकॉर्न, है ना, साबुन, तेल, मंजन, जो जो आपने लेना था सब आपने ले लिया। फिर वो बिल बनाता था। अब जब वो बिल बनाता था ना, तो बिल में अलग से नहीं दिखाता था कि इसके अंदर कितनी एक्साइज जुड़ी है। मतलब आपने जब लिया, आपने टाइट सर्फ उठा लिया, अब टाइट सर्फ है मान लो 600 रुपए का, उसके अंदर 100 रुपए की एक्साइज ड्यूटी जुड़ी है, 50 का वैट जुड़ा है। 50 का वैट तो अलग से दिखा देता था, 100 रुपए की एक्साइज ड्यूटी नहीं दिखाता था बिल में, अलग से दिखाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, टोटल 600 लिखता था। तो होता क्या था, सामने वाला जब खरीदता था तो उसको पता ही नहीं चलता था कि साहब इसमें कितना टैक्स लगा है। हमको तो लगता था कि 600 का ही टाइड है। आज क्या है, गवर्नमेंट का कहना है साहब आप ट्रांसपेरेंसी रखिए। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि अब उस 600 में अगर मान लो 150 का जीएसटी लग रहा है, तो आप बिलिंग करिए ऐसे कि 450 की वैल्यू हुई, 150 का जीएसटी तो 600 बना। लोगों को यह बात गले के नीचे नहीं उतरी, लोगों को लगने लगा और ये बात कितना सारा टैक्स लग रहा है। जब जीएसटी आया ना, लोगों ने बिल देखा तो लोगों की धड़कने, हाँ, कितना टैक्स अरे लग पहले भी रहा था, बस तुम्हें पता नहीं था। अब तुम्हें पता है तो तुम्हें समझ में आता है अंतर ये। तो भैया एक तो ट्रांसपेरेंसी आई जीएसटी आने की वजह से, दूसरा जो आईटीसी नहीं मिल पाता था। आईटीसी क्या हो गया? इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स का क्रेडिट, आईटीसी बोलने चलेगा ना? ठीक है, बाकी सब आगे आएगा, बहुत बार आएगा। आज तो केवल आपको एक हिस्ट्री पे और एक ओवरव्यू समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जो आईटीसी नहीं मिल पाता था वो ब्रेक हो जाता था बिकॉज ऑफ डिफरेंट रेजिस्ट्रेशंस, वो मिलने लगा। जब आईटीसी मिलने लगेगा तो होगा क्या, चीजों की कॉस्ट कम होगी। चीजों कॉस्ट ओवरऑल देखे तो कम होगी, क्योंकि पिछले वाली चीज हमने जब खरीदी तो 50,000 का आज एसी कॉस्ट नहीं बुक करूंगा, मैं केवल कितनी बुक करूंगा, 40,000। जब अपनी कॉस्ट कम होगी तो अपना सेल प्राइस भी मैं जो आगे मैं बेचता हूं उसको भी कम लूंगा, जाहिर सी बात है। तो भैया ओवरऑल गवर्नमेंट का कहना है कि जीएसटी आने की वजह से प्राइस में रिडक्शन आएगा, आईटीसी मिलेगा। आईटीसी पे बड़ा फोकस हुआ, बड़ा गवर्नमेंट ने जो पूरा प्रचार किया, आईटीसी के ऊपर प्रचार किया कि भैया आईटीसी हम आपको बड़ा अच्छा देंगे, दे भी रहे, ठीक है। इसके अलावा एक और फायदा जीएसटी में, जरा समझते हैं क्या। फायदा समझने के लिए पहले पुराने वाला समझना जरूरी है ना, तभी आपको इसका फायदा समझ में आएगा। पहले क्या होता था, जब हम विद इन स्टेट माल बेचते थे, विद इन स्टेट समझते हैं, यूपी का माल यूपी में, दिल्ली का माल दिल्ली में, हरियाणा हरियाणा, गोवा गोवा, विद इन स्टेट जब माल बेचते थे तो वैट लगता था, वैल्यू एडेड टैक्स कुछ होता था, वीएटी वैट वो लगता था। और जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट बेचते थे तो सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता था, सीएसटी। आप टेंशन ना लीजिए, कहीं लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल चिंता ना करें। जब विद इन स्टेट बेचते थे तो वैट लगता था, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट बेचते थे तो वैट ना लग करके सेंट्रल सेल्स टैक्स लगा करता था। अच्छा, वैट क्या होता था, वैट स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी। तो मान लो यूपी से माल यूपी में बिका, वैट लगा, स्टेट गवर्नमेंट की जेब में पैसा जाता था। लेकिन जब सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता था, यूपी से माल दिल्ली बिका तो वैट नहीं लगता था, क्या लगता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स। अब यूपी से माल दिल्ली बिका, सीएसटी लगता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स। सेंट्रल सेल्स टैक्स जो हुआ करता था वो लगाती थी सेंट्रल गवर्नमेंट, नाम ही बता रहा है, कौन लगाती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर डेलीगेट कर रखी थी स्टेट्स को, एक्ट उसने बना दिया सेंट्रल ने, लेकिन उसने क्या किया, उसने स्टेट से कहा कि साहब तुम ही वसूल लेना और तुम ही रख लेना, हमें नहीं चाहिए। आप समझे, लगाती थी सेंट्रल गवर्नमेंट, बट उसने अपनी पावर किसको डेलीगेट कर रखी थी, स्टेट्स को, कि भैया तुम ही वसूल लेना, तुम ही रख लेना। तो बात ये आती है कि साहब माल बिका मान लो यूपी से दिल्ली, कौन सा स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल सेल्स टैक्स रखेगी, यूपी वाली रखेगी कि दिल्ली वाली रखेगी? तो सेंट्रल सेल्स टैक्स जो था ओरिजिन बेस्ड हुआ करता था, जहां से माल बिका है वो गवर्नमेंट रखती थी। मतलब अगर यूपी से माल बिका तो यूपी की गवर्नमेंट योगी जी की जेब में जाता था, फॉर एग्जाम्पल, है ना। जहां से माल बिका, दिल्ली से बिकता, दिल्ली से हरियाणा बिका तो दिल्ली की गवर्नमेंट। तो सेंट्रल सेल्स टैक्स जो था वो ओरिजिन बेस्ड था। जीएसटी ऐसा नहीं है साहब, जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड है। सर फर्क क्या पड़ता है, अपने को क्या फर्क फर्क है, जरा समझते हैं अपने को फर्क। जब हम लोग अब जो पढ़ रहे सिर्फ अपने लिए थोड़ी ना पढ़ रहे, पूरी इकोनॉमी का समझना पड़ेगा हमें। समझिए, मान लीजिए एक कार बिकी, लेट्स से यूपी से दिल्ली, पहले के समय पे सेंट्रल सेल्स टैक्स लगा,
किसको मिला उसका पैसा? सेंट्रल सेल्स टैक्स का, यूपी गवर्नमेंट। अब समझिए वो कार चलेगी कहां पे? दिल्ली। कौन सी सड़कों पे गड्ढे होंगे? दिल्ली। अगर कल को कोई हादसा हो जाता है तो मौके वारदात पे कौन सी एम्बुलेंस, कहां की पुलिस पहुंचेगी? दिल्ली। खर्चा कौन सी गवर्नमेंट का हो रहा है? दिल्ली का। लेकिन टैक्स कौन लिए बैठी है? यूपी। एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था सेंट्रल सेल्स टैक्स का। जीएसटी ने इसको पूरा किया। जीएसटी ने कहा साहब हम डेस्टिनेशन बेस्ड लेकर के आएंगे, हम ये ओरिजिन बेस्ड नहीं लगाएंगे। यानी दैट मींस आज जब यूपी से माल दिल्ली बिकता है तो उसमें जो स्टेट का हिस्सा है वो कौन सी स्टेट को मिलेगा? दिल्ली की गवर्नमेंट को। हाँ, दिल्ली से यूपी बिकेगा तो यूपी की गवर्नमेंट को। एक बात तो तारीफ करनी पड़ेगी अपनी गवर्नमेंट की कि अपनी गवर्नमेंट पूरे इंडिया की सारी गवर्नमेंट्स को मनाने में कामयाब हो गई। भाई समझिए हमारे यहां पे पॉलिटिक्स की जो चरम सीमा है वो किसी से छुपी नहीं है। इतनी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक कहता है कि अभी दिन है तो दूसरा हाँ देखता हुआ भी दिन है रात कहता है। मतलब हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में या अगेंस्ट में नहीं, हम एक नॉर्मल आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें जेटली साहब का, भाई उस समय जेटली साहब थे, अब हमारे बीच में है नहीं, खत्म हो चुके हैं, है ना, फाइनेंस मिनिस्टर थे उस समय। जेटली साहब का और गवर्नमेंट का सारी पूरे इंडिया में जितनी स्टेट्स की गवर्नमेंट थी, जहां जहां बीजेपी की थी वो तो संभाल लिया, लेकिन साहब जहां दूसरी पार्टीज की थी उनको एग्री कर पाना कि जीएसटी लगाएं, ये बहुत बड़ी बात थी साहब, और उन्होंने कर दिखाया। मतलब आज की तारीख में जो जीएसटी लगता है पूरे इंडिया में लगता है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर में भी लगता है। जबकि पहले जब सर्विस टैक्स हुआ करता था तो सर्विस टैक्स पूरे इंडिया में लगता था, जेएंडके में नहीं लगता था। बट जीएसटी एक ऐसा मुद्दा जो पूरे इंडिया में लगता है और मतलब सब जगह लगता है, जेएंडके में भी लगता है। 1 जुलाई 2017 से सब जगह लगने लगा। जम्मू कश्मीर में 8 जुलाई 2017 से आया था, बट ये 8 जुलाई 2017 की डेट याद करने की कोई जरूरत नहीं, हम लोग 1 जुलाई 2017 बोल के चले। तो पूरे इंडिया में लगता है। हुआ क्या, जब जीएसटी लग रहा है पूरे इंडिया में तो इसका तरीका क्या होगा साहब? कैसे लगेगा जीएसटी? कैसे लगाया जाए? किस तरीके से जीएसटी लगाया जाए? क्योंकि जीएसटी लगाने का मतलब है कि बहुत सारे सेंट्रल जो एक्ट हुआ करते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट को जिनसे इनडायरेक्ट टैक्स से पैसा मिलता था वो खत्म हो रहे थे, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट के पैसे खत्म हो रहे थे, और दोनों मैंने बताया ना 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्स्यूम्ड हुए किसमें? जीएसटी में। तो दोनों के रेवेन्यू जो थे वो खत्म होकर अब किसमें आ रहा था? जीएसटी। दैट मींस जैसे पहले क्या होता था, पहले मेरी तरफ देखिए यार, मेरी तरफ देखिए, पहले क्या होता था, जैसे एक्साइज ड्यूटी जो लगती थी वो एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट की जेब में जाती थी। सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 एक बना हुआ था। सर्विस टैक्स जो लगता था सेंट्रल गवर्नमेंट की जेब में जाता था, वैट जो लगता था स्टेट गवर्नमेंट की जेब में जाता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स जो लगता था लगाती थी सेंट्रल गवर्नमेंट, जाता था स्टेट गवर्नमेंट की जेब में, और भी बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हुआ करते थे छोटे मोटे। अब बात यह आई कि साहब जब हम बात करते हैं जीएसटी की, तो जीएसटी का मतलब है कि खूब सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस खत्म होंगे, सेंट्रल वाले भी खत्म होंगे और स्टेट वाले भी। तो आखिर जीएसटी लगाया कैसे जाए? आखिर हम अपने यहां जीएसटी को किस हिसाब से लगाएं? तो सबसे पहले तो हमारे यहां जो भी लॉ बनता है, जो भी टैक्सेशन लॉ बनाना है, तो उसके लिए आपको एक जगह से पावर चाहिए। आप लोग ज्ञानी लोग हैं, थोड़ा बहुत जानते होंगे, कोई भी लॉ बनाने के लिए कहां से पावर आती है? पार्लियामेंट तो ठीक है, उससे और पहले आए, कहीं लिखा होना चाहिए ना, कॉन्स्टिट्यूशन। भैया सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना पड़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा तो जाए कि भैया जीएसटी आ रहा है। अभी तक तो क्या था, अभी तक जीएसटी तो था नहीं कभी, तो पहले लिखा गया था कि इन इन चीजों पे सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी। एक लिस्ट हुआ कर होती है, यूनियन लिस्ट आपको पता होगी, एक स्टेट लिस्ट, एक कॉन्करेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में जो मुद्दे थे इन पे सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी, स्टेट लिस्ट में जो मुद्दे थे इस पे स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी, कॉन्करेंट लिस्ट में जो मुद्दे थे इसमें दोनों की मिल के मदद से लगेगा। तो भैया एक तो था कि हम अमेंड करेंगे अपना कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है साहब। दूसरा, अब साहब लगाएं कैसे जीएसटी? किस तरीके से जीएसटी लगाएं? जब भी हमारी गवर्नमेंट को यह समझना होता है कि साहब कैसे जीएसटी लगाएं या क्या तरीका करें या कोई भी लॉ कैसे लगाएं, तो हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, चुपचाप बाहर को देख के आती है कि बाकी कंट्रीज क्या करती है। भाई हम पहले तो थे नहीं जिसने जीएसटी लगाया, करीब 160 कंट्रियां जीएसटी लगा चुकी थी। तो पता करना था कि भैया बाकी लोग कैसे लगाते हैं। तो पता चला कि बाकी लोग में अलग अलग 2 3 4 तरीके, मान लेते हैं 4 तरीके दिखाई देते हैं, जिसमें से एक तरीका ऐसा है जो ज्यादातर कंट्रीज फॉलो करती हैं। मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज एक तरीका फॉलो करती हैं, और वो तरीका था सिंगल मॉडल ऑफ जीएसटी। सिंगल मॉडल ऑफ जीएसटी का मतलब क्या था, बहुत सारी कंट्रियां क्या करती हैं, जीएसटी लगाती हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास जीएसटी लगा, हमारे ऊपर, हम आपको कोचिंग क्लासेस प्रोवाइड करें, जीएसटी लगा, जीएसटी लगाती हैं, और वो जीएसटी का पैसा चला जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, यूनियन गवर्नमेंट के पास।
और फिर यूनियन गवर्नमेंट अपने हिसाब से उसको एलोकेट कर देती है कि उसका हिस्सा कितना और स्टेट का हिस्सा कितना। भाई हमारे लिए देखिए, समझिए, किसी भी लॉ को सिंप्लीफाई बनाने का तरीका यह है कि जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं, जो दुकानदार है, जो व्यापारी है ना, उनके लिए सिंपल रखो। तो भैया तरीका ज्यादातर कंट्रियां क्या फॉलो करती थी, ज्यादातर कंट्रियां फॉलो करती थी कि भैया पूरा जो जीएसटी जो भी लगेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट पास चला जाएगा, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से एलोकेट कर लेगी कितना स्टेट का कितना किसका। तो आपको हमें दिक्कत नहीं होगी साहब, हमें कोई परेशानी थोड़ी ना होगी, हमारे लिए इजी रहेगा। अब समझ रहे हैं हमारे लिए क्यों इजी, क्योंकि हमें तो पता है हमें किसको देना है, सेंटर को, अपने हिसाब से एलोकेट कर। तो भैया ये हुआ कि ज्यादातर कंट्रीज ये फॉलो करती हैं, अच्छा सिस्टम भी है, सिंप्लीफाई भी रहता है। जीएसटी लाने के पीछे एक जो मेजर कारण मैंने आपको समझाया, लॉ स्ट्रक्चर सिंप्लीफाई करना था। तो हुआ कि हम भी सिंगल मॉडल पे लगाएंगे। बट जब ये बात हुई तो सारे स्टेट्स ने हाथ खड़े कर दिए, नहीं भैया नहीं, हम नहीं लगने देंगे जीएसटी। गवर्नमेंट पूछा दिक्कत क्या है साहब, ज्यादातर कंट्रीज जो हैं, कुछ 10-15 कंट्रीज को हटा दे, ज्यादातर कंट्रीज सिंगल मॉडल पे लगा रही है, आपको दिक्कत क्या है? भाई सेंटर के पास पैसा आएगा, सेंट्रल एलोकेट कर देगी। स्टेट कहते नहीं भैया नहीं, मतलब तुम ये चाहते हो, स्टेट गवर्नमेंट कह रही सेंट्रल गवर्नमेंट से, तुम ये चाहते हो कि हम तुम्हारे आगे हाथ फैलाए रहे, तुम तो हमारे हाथ काट दोगे। आज हमने अगर ऐसा लॉ बनने दे दिया तो कल जब तुमको पैसा मिलेगा फिर तुम कहोगे भी हम दे रहे हैं, भी हम दे रहे हैं, तो हम तुमसे मांगते ही रह जाएंगे। हमें तुम पे भरोसा नहीं, हम नहीं कर सकते साहब। पहले तो लगने ही नहीं दे रहे, तो लगने की बात भी आई तो कह रहे ये तो नहीं होगा साहब, हम नहीं करने देंगे। मैक्सिमम स्टेट गवर्नमेंट से अपोज किया, नहीं ये नहीं करने देंगे। भाई हमें आज जो कलेक्शंस हैं फ्रॉम वैट, फ्रॉम सेंट्रल सेल्स टैक्स, वो डायरेक्ट हमारे खाते में आते हैं। अब तुम चाह रहे हो कि भैया हमारा पैसा पहले तुम्हारे पास जाए और फिर तुम्हारा पैसा तुम हमको दो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपकी जॉब लगती है, समझने की कोशिश करिएगा थोड़ा सा, स्टेट का भी मुद्दा समझिए। हम ये नहीं कह रहे कि स्टेट गवर्नमेंट गलत है, उसको भी सही प्रूव करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपकी जॉब लगती है, अब आपकी जॉब में क्या हुआ, जो एम्प्लॉयर वो कह रहे हैं सैलरी हम जो क्रेडिट करा करेंगे वो 21,000 के अकाउंट में करा करेंगे, फिर 21,000 आपको देंगे, आप मानेंगे? आप कहें अरे टीचर थे, अब तो हमको पढ़ा लिखा दिया, अब तो हमें जो सैलरी चाहिए खुद को चाहिए। सच्चाई है कि नहीं? भाई मेहनत हम कर रहे हैं, हमें किसको चाहिए? अपने अकाउंट में चाहिए। हम सर के आगे थोड़ी ना फिर हाथ फैलाएंगे सर हमारी सैलरी हमको वापस कर दो। तो स्टेट का साहब हम नहीं करने देंगे। जब ये हुआ कि हम नहीं करने देंगे तो हुआ ये कि किया क्या जाए। तो पता चला कुछ कंट्रीज एक गंदा मॉडल फॉलो करती हैं, डुअल स्ट्रक्चर मॉडल, DUAL, डुअल स्ट्रक्चर मॉडल। हम लोगों ने उसको अडॉप्ट किया। हमारे यहां आज जो जीएसटी लगता है वो डुअल स्ट्रक्चर पे लगता है। तभी जब आप बिल देखते हैं तो बिल में एक पोर्शन होता है सीजीएसटी का, एक पोर्शन होता है एसजीएसटी का। दैट मींस अगर किसी पे मान लीजिए 18% जीएसटी का रेट है, तो 100 रुपए की चीज है, 18 जीएसटी का रेट है, तो उसमें 9% सीजीएसटी है और 9% एसजीएसटी है। दैट मींस जब हम लोग जमा करते हैं तो मान लीजिए 9 रुपए का सेंट्रल सेल्स टैक्स मेरे को जमा करना है, आपने मेरे को फीस दी, आपने मेरे को सीजीएसटी भी दिया, एसजीएसटी भी दिया, अब मैं जमा कर रहा हूं गवर्नमेंट पास। तो मैं जब जमा करता हूं तो जितना सीजीएसटी बना, मान लो 9 रुपए का सीजीएसटी बना, वो 9 रुपए का सीजीएसटी मैं डायरेक्टली किसके खाते में डालता हूं? सेंट्रल। और 9 रुपए का एसजीएसटी स्टेट के गवर्नमेंट के खाते में। तो हम लोगों ने फॉलो किया डुअल स्ट्रक्चर मॉडल। और ये भी असलियत भी आपको सिखाता चल रहा हूं, अच्छा मॉडल नहीं माना जाता, अच्छा मॉडल तो माना जाता सिंगल, बट वो लग नहीं पाया, तो इंसान ने कहा भैया डुअल लग रहा है, डुअल ही लगा दे। हाँ, एक काबिले तारीफ बात है, जब जीएसटी आया उस समय ना बड़ा इसका प्रचार किया गया, 2017 की बात है, बड़ा प्रचार हुआ साहब। और ब्रांड एम्बेसडर थी उस समय पीवी सिंधु। अगर कभी आपने फेसबुक इंस्टा से बाहर निकल के देखा हो तो ऐड था अलग तरीके का, वो बेड़ियों में जकड़ी थी, अभी तक हम बेड़ियों में जकड़े हैं, बेड़ियों से टूट जाएगा, बेड़ियां टूट जाती हैं। और फिर ऐड होता है एक देश एक कर, वन नेशन वन टैक्स, ऐसे करके प्रचार हुआ, खूब प्रचार किया गया कि लोगों के दिल में एक पॉजिटिव फीलिंग होनी चाहिए जीएसटी में। भाई देखिए कभी भी कोई लॉ लगाया जाता है ना, तो एक जो बड़ा डर गवर्नमेंट के दिमाग में भी होता है, गवर्नमेंट बोले या ना बोले, ऐसा होता है कि भैया ऐसा ना हो कि लोग सड़कों पे उतर आए, अपोज करने लगे। आप समझे? नहीं समझे? मान लो गवर्नमेंट ने कहा, गवर्नमेंट ने ला दिया कि अगले 10 साल तक कोई शादी नहीं करेगा, एक लॉ लगा दिया। अब आप क्लास छोड़ के सड़कों पे उतर जाएंगे, आप कहेंगे वाह भाई वाह, अपना तो करके बैठ गए। आप लगने देंगे ऐसा लॉ, भले जितना लीगल हो, जितना वैलिड हो, आप गवर्नमेंट को मजबूर कर देंगे कि उसको वापस लेना पड़े। तो कभी भी
कोई भी टैक्स स्ट्रक्चर में रिफॉर्म, और ये तो सबसे बड़ा रिफॉर्म था इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये रिफॉर्म इनडायरेक्ट टैक्सेशन में सब, इससे बड़ा रिफॉर्म कभी था ही नहीं साहब। 1 जुलाई 2017 को जो रिफॉर्म किया गया, दैट मीन 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस को एबॉलिश कर दिया गया, सब्सिड्यूम कर दिया गया। इसमें सबसे बड़ा रिफॉर्म था। बड़ा डर था साहब कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग अपोज करें, तो बड़ा इसलिए पॉजिटिव फीलिंग के लिए लोगों से वो ऐड कराया जाता है कि भैया ऐसा होगा वैसा होगा, और अलग अलग लोगों को समझाया जाता है। आपको पता है आज की तारीख में जब हम जीएसटी की बात करते हैं, जीएसटी एक्ट की बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है एक जीएसटी एक्ट है आज की तारीख में है क्या? सुनिए, असलियत समझते हैं अब आपके लिए। एक है सेंट्रल जीएसटी एक्ट 2017, जिसको हम बोलेंगे सीजीपीआर से बोलेंगे सीजीएसटी एक्ट 2017। और भाई जब डुअल मॉडल पे लगाना था तो एक एसजीएसटी पे लगाना था। अब एसजीएसटी का मतलब जितने स्टेट्स उतने एसजीएसटी एक्ट, जितने स्टेट उतने एसजी एक्ट 2017। एसजीएसटी 2017 से यूपी जीएसटी, एस को हटा के उस स्टेट का नाम आ जाएगा। जैसे यूपी जीएसटी एक्ट 2017, हरियाणा जीएसटी एक्ट 2017, दिल्ली जीएसटी एक्ट 2017, गोवा जीएसटी एक्ट 2017। आप ऐसे ना देखिए, सब आपको पढ़ने हैं। आपको कौन सा पढ़ के जाना? अच्छा जैसे मान लीजिए आप यूपी में एग्जाम दे रहे हैं, आप कौन सा पढ़ के जाएंगे इनमें से? यूपी वाला कि दिल्ली वाला? सारे। क्यों सारे पढ़ के जाएंगे? पेपर तो नेशनल लेवल है ना, ये गली का क्रिकेट थोड़ी ना हो रहा है। पेपर तो नेशनल लेवल है। आप यहां से बैठ के दे, कानपुर से, दिल्ली से बैठ के दे रहे, मुंबई से बैठ, पेपर तो सेम ही आ रहा है ना साहब, सारे पढ़ के जाने। अरे सर परेशान ना होइए, बेहोश ना होइएगा, 5 मिनट अपने, है ना, 5 मिनट बाद बेहोश होना अगर होना तो 5 मिनट और सुन लो। तो भैया जितने स्टेट्स उतने एसजीएसटी एक्ट। इसके अलावा अगर छोटे आप थे तो छोटे में अगर आपने स्कूल में थोड़ी बहुत पढ़ाई करी होगी तो आपने सुना होगा कुछ होती है यूनियन टेरिटरीज, यूटीज, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, चंडीगढ़, सुना है सब? दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली, लक्षद्वीप, सुना है? ये यूटीज में खुद का लेजिस्लेचर तो है नहीं, खुद की गवर्नमेंट तो है नहीं, तो एक लाना पड़ा यूटी जीएसटी एक्ट 2017। क्या लाना पड़ा भाई? यूटी में कोई स्टेट गवर्नमेंट तो है नहीं। क्या हुआ? एक हुआ सीजीएसटी एक्ट 2017, एक है यूटी जीएसटी एक्ट 2017। जितनी यूटीज हैं उन सब के लिए अलग अलग नहीं बना के एक ही यूटी जीएसटी एक्ट 2017 बनाया गया, जिसमें सारी यूटीज के बारे में लिख दिया गया। लेकिन जितने स्टेट्स थे भाई, लॉ में कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चाहिए ना भाई, स्टेट को अपने पास से पास करना पड़ेगा ना एसजीएसटी। तो यूपी वाली गवर्नमेंट पास करेगी अपने तरीके से, हरियाणा वाली पास करेगी अपने तरीके से, सब लोग अपनी तरीके से पास करेंगे। तो जितने स्टेट थे उतने एसजीएसटी एक्ट 2017। साहब बात कर रहे थे हम लोग कि एक देश एक कर। आम पब्लिक को तो यही पता है, बट अब आप आम नहीं, अब आप खास हैं। एक देश एक कर की जगह 35 कर हो गए साहब। कैसे हो गए मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको सब समझाऊंगा। लेकिन इसकी बेहोश तो नहीं हुए भी आप? 2 मिनट और कंट्रोल करिएगा, फिर शायद ना हुए। इसमें अच्छी बात क्या थी हमारी गवर्नमेंट की पहले और अब में? अच्छा क्या था, पहले ना वैट लगता था। जैसे पहले गुड्स को ना विद इन स्टेट जब बेचते थे तो वैट लगता था। अब वैट भी स्टेट गवर्नमेंट का मुद्दा था, स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से वैट एक्ट बनाती थी। तो जितनी स्टेट गवर्नमेंट थी ना, उन्होंने सबने अपना अपना लॉ अलग अलग बना रखा था। मतलब अलग अलग लॉ लगाने का मतलब ये हुआ कि मान लो हो सकता है कि यूपी में इस पेन पे वैट लगता हो 5%, दिल्ली में लगता हो 12%, पंजाब में एग्जेम्प्ट हो, यूपी में हो सकता है वैट हर महीने जमा कराना पड़ता हो, दिल्ली में कहता हो 3-3 महीने में जमा कराओ। भाई जब स्टेट मुद्दा बना रही, स्टेट एक्ट बना रही है, तो स्टेट को जो अच्छा लगा, जिस स्टेट की गवर्नमेंट को, उसने अपने हिसाब से वो एक्ट बनाया। तो प्रॉब्लम क्या होती थी पहले हम लोग के नजरिए समझिए, जो प्रैक्टिस करते थे उनकी नजरिए समझिए। अगर आपको प्रैक्टिस करनी और आपका क्लाइंट है जिसकी एक ब्रांच यूपी में है, एक ब्रांच दिल्ली में, एक ब्रांच हरियाणा में है, एक ब्रांच गोवा में है, तो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट या जो भी आप प्रोफेशन में है, मैं अपनी बात कर रहा हूं ना, एज अ सीए, आपको यहां का भी वैट एक्ट पता होना चाहिए, वहां का भी, वहां का भी, वहां का भी। तब तो आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, तब तो क्लाइंट को सलाह दे पाएंगे। और सब में अलग अलग चीजें लिखी थी। अब अलग अलग रेट लिखने की वजह से होता क्या था, कोई चीज कहीं पे सस्ती है और कहीं पे महंगी बिकॉज ऑफ टैक्स।
दिस लीड्स टू गलत तरीके का कंपटीशन। टैक्स की वजह से रेट में सस्ता, ये कैसा कंपटीशन है साहब? कहीं पे टैक्स ज्यादा तो वहां वाला चाह के भी सस्ता नहीं बेच पा रहा, कंपटीशन कर ही नहीं पा रहा, और किसी स्टेट में वैट कम है वहां वाला। लेकिन साहब जब एसजीएसटी बनने की बात हुई, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने डुअल मॉडल फॉलो किया। सिंगल मॉडल फॉलो करने के लिए कोई स्टेट गवर्नमेंट जल्दी तैयार नहीं थी, तो हम लोग ने डुअल मॉडल फॉलो किया। यहां पे गवर्नमेंट की एक अच्छी बात ये रही, उन्होंने कहा साहब जितने स्टेट है उतने एसजीएसटी एक्ट बनेंगे, लेकिन हमारी शर्त ये है कि सब में सेम चीजें लिखी जाएंगी, सब में सब कुछ सेम लिखा जाएगा सिवाय उस स्टेट के नाम की। जैसे अगर हम हरियाणा जीएसटी एक्ट आज की तारीख में 2017 उठाते हैं, यूपी जीएसटी एक्ट 2017 उठाते हैं, दोनों को कंपेयर कर लें, डिक्टो सेम है, बस जहां यूपी है इधर हरियाणा है। और एक और अच्छी बात यह थी कि जैसा सीजीएसटी एक्ट 2017 बनाया गया, सीजीएसटी एक्ट 2017 कितने? एक, सेम डिक्टो कॉपी पेस्ट करवाए गए एसजीएसटी एक्ट। बनवाने इसलिए थे क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिडिटी नहीं आती ना, स्टेट लगा रहा है तो लॉ तो पास करना पड़ेगा ना, आपको एक्ट तो बनाना पड़ेगा, कैसे वैलिडिटी आएगी? लेकिन अच्छी बात यह थी कि जो सेंटर, हाँ जी, शायद बीच में आवाज चली गई थी, मैं रिपीट कर रहा हूं दोबारा। देखिए मैं ये समझा रहा था कि आप लोगों को जो सीजीएसटी एक्ट 2017 पढ़ाया जाएगा, जो सीजीएसटी है वही एसजीएसटी एक्ट है। दैट मींस ऐसा नहीं है कि आपका सीजीएसटी एक्ट में कुछ लिखा है, एसजीएसटी एक्ट में कुछ नहीं, कुछ और लिखा है, ऐसा कुछ नहीं। सेम एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट कराया गया। बनवाने इसलिए पड़े क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चाहिए। और अच्छी बात यह है कि मान लीजिए इस पेन पे आज की तारीख में यूपी में अगर 18% का टैक्स है तो हरियाणा में भी 18 ही है, गोवा में भी 18 ही है। मतलब ऐसा नहीं कि जितने स्टेट उसमें सब में जीएसटी का रेट अलग अलग, जिस कमोडिटी पे जो रेट है ऑल ओवर इंडिया वही है। तो टैक्स की वजह से ऐसा ना हो कि किसी को एडवांटेज हो और किसी को डिसएडवांटेज हो सेम कमोडिटी में, ऐसा नहीं करेंगे। तो ये गवर्नमेंट का फायदा है। तो आपको जितने एसजीएसटी हैं इतने एसजीएसटी आपको अलग से पढ़ने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है ही नहीं, हमारे करिकुलम में नहीं है, सीजीएसटी है। लेकिन पता तो होना चाहिए, है ना? आप कम से कम मार्केट में निकले तो कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए कि हाँ हमने एसजीएसटी पढ़ा है। नहीं बताएंगे तो आप कहेंगे नहीं हमने केवल सीजीएसटी पढ़ा है, एसजीएसटी तो हमको आता ही नहीं, और कभी खोल के देखेंगे नहीं जिंदगी में, तो अभी आपके पूरा जीवन इसी में चला जाएगा आखिरी सांस में, कभी एसजीएसटी नहीं पढ़ पाए। तो पता होना चाहिए। हाँ यूटीजीएसटी पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे, इतनी बात आपको समझ में आ गई। इसके अलावा और सुनिए कहानी, कहानी पिक्चर भी बाकी है। मैं आपको ना पूरी जीएसटी में हर एक प्रोविजन पे क्या पिक्चर थी या क्यों लाया गया, ये पहले क्या होता था लॉ में ना, कोरिलेट करके चलूंगा थोड़ा सा, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, आपको लॉ मेकर को समझ में आएगा क्या है। देखो मैं आपको ना पूरे जीएसटी में एक चीज तो बताऊं, लॉ मेकर ने क्या किया, पहले के जो 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उन सबको उठाया, उन सबको एक मिक्सी में डाला और मिक्सर ऑन किया, और फिर जब उसका जूस बन गया बढ़िया, बना दिया जीएसटी। उसकी जो खराब चीजें थी बस वो हटा के, बाकी जिसमें जिसमें जो जो अच्छा 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 वो सब उठा करके बना दिया उसने जीएसटी। अब एक बात समझिए साहब, इतना आसान नहीं था जीएसटी लगाना। केवल ऐसा नहीं कि डुअल स्ट्रक्चर पे सारे स्टेट्स मानने को तैयार थे और जीएसटी लगा दिया गया, नहीं। स्टेट्स को एक सबसे बड़ा डर था, वो डर ये था कि साहब बिकॉज ऑफ जीएसटी इंप्लीमेंटेशन हमारा रेवेन्यू कलेक्शन कम हो जाएगा। स्टेट जो अपोज कर रहे थे वो ये कह रहे थे कि साहब अभी तो हम बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाते हैं, हमारे अगर रेवेन्यू कलेक्शन है, रेवेन्यू कलेक्शन समझते हैं ना, टैक्स का कलेक्शन, जीएसटी आने की वजह से उनको ऐसा लगता है या लगता था कि हमारा वो कलेक्शन कम हो जाएगा। वो माने तो सही, लेकिन साहब एक डर था, पूरी तरीके से सारे स्टेट्स नहीं मान पा रहे थे।
उसमें स्टेट्स ने कहा ठीक है सर, हम सब्स्यूम्ड करा रहे हैं, लेकिन कुछ चीजों पे जो पहले टैक्स लगता था जीएसटी आने से पहले, आज भी उन पे वो ही लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगा। जो उनके मेन सोर्सेस थे रेवेन्यू की, स्टेट गवर्नमेंट्स वगैरह के, उन्होंने कहा कि साहब आज भी उस पे वही लगेगा। जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, स्टेट्स ने कहा नहीं साहब, पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे जीएसटी नहीं, जो चल रहा है वो चलने दो, हमें बढ़िया कलेक्शन मिलता है। आपने कई तरीके के वीडियोस भी बहुत बार देखे होंगे कि सरकार जितने का पेट्रोल नहीं उससे आधे से ज्यादा तो टैक्स है, तो अगर जीएसटी लगा दिया जाएगा तो पुराना टैक्स हट जाएगा, रेवेन्यू कलेक्शन नहीं साहब, पेट्रोल नहीं। ऐसे करके कुछ आइटम्स और हटाए गए। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, अल्कोहलिक लिकर क्या होती है? चेहरे मुस्कान आ गई तुम्हारे पीने पिलाने वाली चीज, मदिरा, है ना। अब देश जब लॉकडाउन में था, गवर्नमेंट का रेवेन्यू कलेक्शन कम हो गया, स्कूल कॉलेजेस बंद थे, सब कुछ बंद था, गवर्नमेंट ने क्या खोला? ठेका खोल दिया। तो सच्चाई है, आपको पता ही है, लाइन लिख लिख के बेका, मतलब वो लोग अब फिर पुलिस वाले डंडा लेके खड़े होते थे। अगर आप कह रहे हैं निकले बाहर आइसक्रीम खाने, मारेगा। अब दारू लेने जा, अरे जाओ भाई जाओ यार, तुम जाओ दारू लेके आओ। मतलब दारू वाले कह रहे थे, है ना, पियक्कड़ लो, देश तो साहब हम चला रहे हैं तो कहां से हम, इसका मतलब समझ में आता है कि उसमें कितना टैक्स होगा। तो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जीएसटी में नहीं डाला गया था, जो लग रहा है वही लगेगा। ऐसे करके बहुत सारी चीजें आज भी ऐसी हैं, कुछ चीजें जो जीएसटी में नहीं डाली गई। लेकिन इसमें भी जेटली साहब जितने ऊपर दिखते थे उतने ही जमीन के नीचे थे। इसमें भी मतलब ये उनकी तारीफ है, इसमें भी जेटली साहब ने क्या किया, सारे स्टेट्स को ये मनवा दिया कि देखो भाई, हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे नहीं लगा रहे जीएसटी। पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जब हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बात करते हैं ना, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट का मतलब होता है पेट्रोलियम क्रूड, कच्चा तेल, मोटर स्प्रिट दैट इज पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल एटीएफ जो प्लेन्स में पड़ता है। तो हम नहीं लगा रहे, हम इस पे जो लग रहा है वही लगा रहे। लेकिन एक काम करते हैं साहब, एक्ट में लिख देते हैं, जीएसटी एक्ट में लिख देते, जेटली साहब ने कहा कि जीएसटी एक्ट में लिख देते पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे जीएसटी उस दिन से लगेगा जब से गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। स्टेट ने कहा क्यों लिख रहे हो, हम नहीं लगाने देंगे। उसने कहा हम लगाएंगे ही नहीं, नोटिफाई तो करने मतलब है हम और आपकी दोनों की सहमति होगी ना, आप भी मानेंगे और हम भी, तब नोटिफाई हो। हम एक्ट में लिख के छोड़ देते हैं। उन्होंने एक्ट में लिख दिया पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे जीएसटी तब से लगेगा जब से गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। किया नहीं है ना, अभी जल्दी करने वाली। एक्ट में लिखने से फायदा यह है कि कभी अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि जीएसटी लगा दे, तो पूरा एक्ट नहीं अमेंड करना पड़ेगा, केवल एक नोटिफिकेशन इश्यू हो जाएगी। जैसे मान लो आज एक नोटिफिकेशन इश्यू हो गई कि आज रात 12 बजे से पेट्रोल पे स्टेट एक्साइज वगैरह ना लग के जीएसटी लगे, तो लग सकता है, गवर्नमेंट ने पावर दी। तो अभी क्या है ना, बहुत सारे टैक्सेस ऐसे थे जो जीएसटी में सब्स्यूम्ड नहीं हो पाए, बहुत सारी चीजों पे टैक्सेस, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट नहीं मान रही थी और सेंट्रल को भी पता था कि हाँ ये नहीं हो पाएगा, इसकी वजह से कहीं जीएसटी ही चला जाएगा, तो उन्होंने मान लिया। अभी बहुत सारे टैक्सेस जीएसटी के दायरे से बाहर हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे। अब इससे पता हुआ क्या, जैसे मैंने अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन का एग्जाम्पल दिया आपको, इससे क्या हुआ, जब जीएसटी नया नया लगाया गया, अच्छा अपने देश में क्या है ना, हर इंसान जिसको जीएसटी का फुल फॉर्म पता है ना, वो कॉलर ऊपर करके चढ़ता है कि हमको जीएसटी आता है। तो जब जीएसटी लगाया गया, तो उस समय जैसे मान लो कोई इंसान किसी रेस्टोरेंट में गया प्लस बार में, वहां पे उसने खाया भी, देखो आगे से आगे और पिया भी, तो रेस्टोरेंट वाले ने बिल में खाने के सामान पे जो चखना खाया, मतलब जो स्टार्टर्स खाए, उस पे देखिए जानकारी मैं पूरी रखता हूं, ठीक है, उस पे उसने लगाया जीएसटी, और जो पीने वाला सामान था उस पे जीएसटी तो था नहीं, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जीएसटी के दायरे से बाहर है, उस पे लगाया वैट। कई जगह पे तोड़ा फोड़ी की खबरें आई, पियक्कड़ ने तुम हमको लूट रहे हो, अब तो जीएसटी लगता है, अब तो ये टैक्सेस हट गए हैं, तुम वैट लगा रहे हो। वो कह रहे नहीं सर इस पे लगता है, हमको समझाएगा। कई जगह पे अलग अलग तोड़ा फोड़ी खबरें आई। मतलब मैं आपको ये इसलिए समझा रहा हूं कि अभी आप भी क्या है ना, जीएसटी सीख करके ना अब आप बिल्कुल चौड़े होकर चलेंगे। तो किसी आप जाते हैं कहीं, वैट का लगा दिया, हम तो पढ़ के आए, हमको नहीं, हम पता है कौन सा कोर्स कर रहे हैं। आप बोले नहीं, क्योंकि हमने सुना तो है नहीं ये कोर्स। खैर, तो भैया आज भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिसपे पुराने इनडायरेक्ट टैक्सेस
लग रहे हैं। दैट मीन्स पुराने इनडायरेक्ट टैक्सेस को पूरी तरीके से दफन नहीं किया गया, कुछ सांसें अभी उसकी वेंटिलेटर पे वो चल रहा है, अभी वो जब तक चलता रहेगा अभी चलता रहेगा। तो भाई ठीक है साहब, कुछ चीजें छोड़ दी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा स्टेट से कि ठीक है अब तो हमने छोड़ दी, अब तो कोई डर नहीं ना, अब तो आपको समस्या नहीं ना, अब तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं, लगाते हैं, आप पास करिए, करते हैं। स्टेट ने कहा नहीं साहब अभी भी हमें बड़ा डर है। सेंट्रल ने कहा अब काहे का डर है तुमको भाई, अब तो हमने तुम्हारी सारी बातें मानते जा रहे हैं, है ना, अब तो लगाओ ना, अब तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट छोड़ दी, अल्कोहलिक लिकर छोड़ दी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी छोड़ दी, स्टैम्प ड्यूटी छोड़ दी, एंटरटेनमेंट टैक्स लोकल बॉडीज वाला, मतलब बहुत सारी चीजें छोड़ दी हमने, अब काहे का डर है साहब, अब लगाओ ना। हमने कहा देखो भैया हमें अभी भी डर है, हमें लग रहा है कि यार ऐसा होगा ना कि जीएसटी आने की वजह से हमारा नुकसान होगा। ये बात कौन कह रहा है? स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल से, कि अभी क्या होता है, अभी क्या, जैसे सेंट्रल सेल्स टैक्स है, सेंट्रल सेल्स टैक्स जो होता है वो ओरिजिन बेस्ड होता है। ओरिजिन बेस्ड मतलब अभी आपको समझाया था, यूपी से माल दिल्ली बिक रहा है तो यूपी को मिल रहा है, गोवा से दिल्ली बिक रहा है तो गोवा को मिल रहा है, गोवा से हरियाणा बिक रहा है तो गोवा को मिल रहा है। लेकिन जीएसटी जो है वो डेस्टिनेशन बेस्ड है। तो ऐसे जो स्टेट थे जहां पे इंडस्ट्रीज ज्यादा थी, जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स हैं, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स ज्यादा है, मैन्युफैक्चरिंग, उनको साहब एक बहुत बड़ा झटका था, करे साहब हमारा कलेक्शन कम हो जाएगा। अभी क्या हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होती है, हम ज्यादातर स्टेट्स में माल बेचते हैं अपना, हमारे इंडस्ट्रीज ज्यादा है, तो हमारा सेंट्रल सेल्स टैक्स का कलेक्शन अच्छा होता है। अब आप डेस्टिनेशन बेस कर रहे हैं, तो डेस्टिनेशन बेस में तो उसका कलेक्शन होगा जहां पे हम बेच रहे हैं, हमारा कलेक्शन। सेंट्रल गवर्नमेंट ने समझाया नहीं यार ऐसा नहीं होगा, ओवरऑल ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, टैक्स की चोरी रुकेगी। अभी पहले ना बहुत लोग गवर्नमेंट के हिसाब से टैक्स की चोरी करा करते थे, वो रुकेगी और तुम्हारा कलेक्शन ओवरऑल बढ़ेगा। पर स्टेट्स ने कहा नहीं साहब हमें नहीं समझ आ रहा। सेंट्रल ने कहा चलो छोड़ो, एक काम करते हैं, अगर जीएसटी आने की वजह से पहले 5 साल तुम्हारा कोई नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। अब तो खुश, अब लगाओ। उन्होंने कहा साहब पक्का? उन्होंने कहा उन्होंने कहा लेकिन साहब आपकी बात पे हम भरोसा कैसे करें, वादा तो हम भी बहुत करते हैं लोगों से, वादे तो वही नेता लोग तो वादे करते ही ना, वादे तो हम भी बहुत करते हैं, कल को मुकर गए तो जो कह रहे हो उसका एक एक्ट बना दो, जो कह रहे हो कि अगर हमारा नुकसान हुआ तो तुम भरपाई करोगे, तो उसका एक, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा चलो ये भी ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया, जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017। एक एक्ट और बनाना पड़ा, जीएसटी। ये मैं आपको इतना इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि हमारी जो पॉलिटिक्स है उसकी वजह से एक्ट क्यों बढ़ने पड़ रहे हैं वो आपको समझा रहा हूं। एक एक्ट बनाया गया, जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट 2017, जिसमें यह लिख दिया गया कि अगर बिकॉज ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी कोई लॉसेस होते हैं तो उसकी भरपाई सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। ये बना तो गया, जैसे वो नायक पिक्चर में होता है ना, अमरीश, नायक पिक्चर देखी आपने, अमरीश पुरी बोल तो आता है उससे, अनिल कपूर से, तुम बन जाओ एक दिन का सीएम, और पहले वो मना करता फिर वो हाँ कर देता है, और फिर वो बाद में आके जब अपने ऑफिस बैठता है तो उसके बाकी नेता कहते हैं ये जो बेवकूफी करके आए हैं इसके लिए कोई जगह है भी कि नहीं, कैसे बनेगा, तो लॉ में प्रावधान है। वैसे ही वादा तो करे सेंट्रल गवर्नमेंट की देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट कहां से देगी, उसने कोई नोट छापने की मशीन तो लगा नहीं रखी है, वादा कराई और वाकई नुकसान होता है तो सेंट्रल देगी कहां से। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा परेशान ना हो, कस्टमर से लेंगे, कस्टमर का नाम है कष्ट से मर। उसने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ कैटेगरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज उठाए, सिन गुड्स एंड लग्जरी गुड्स, सिन मतलब होता है पापी गुड्स, और उस पे एक सेस लगा दिया, जीएसटी कंपनसेशन सेस। जैसे फॉर एग्जांपल टोबैको, पान मसाला, एरिएटेड वाटर्स, आपको सब लिस्ट पढ़ाऊंगा, सब समझाऊंगा। उसमें उन्होंने कहा कि साहब अब जब ये बिकेगा तो इसमें जो जीएसटी लगता है वो तो लगेगा ही लगेगा, प्लस जीएसटी कंपनसेशन सेस और लगेगा। सेस का पैसा सेंट्रल को मिलेगा, वो एक अलग फंड में डालेंगे, और उस सेस के पैसे से जिस स्टेट का अगर नुकसान हुआ बिकॉज ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी तो भरपाई होगी। दैट मींस आज की तारीख में जो जीएसटी कंपनसेशन सेस है सब पे नहीं लगता, सारे गुड्स सारी सर्विसेज पे नहीं लगता, कुछ गुड्स कुछ सर्विसेज पे लगता है। यहां तक आपके दिमाग तक बात गई?
पक्का। एक और मजेदार बात, जब जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट 2017 आया तो उसमें लिखा गया कि साहब इनिशियली 5 इयर्स के लिए ये लॉ लाया जा रहा है और 5 साल, क्योंकि 5 साल बाद इंप्लीमेंट हो जाएगा, सारी स्टेट्स गवर्नमेंट भी सब समझ जाएंगे, रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ेगा, तो इनिशियली 5 इयर्स के लिए लाया जा रहा है। अगले 5 सालों तक अगर बिकॉज ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी किसी भी स्टेट का कोई नुकसान होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी भरपाई करेगी। एंड आफ्टर 5 इयर्स सभी लोग एक बार मिलकर के, मतलब सारी गवर्नमेंट्स एक बार मिलकर के रिव्यू करेंगे कि आगे इसको बढ़ाने की जरूरत है कि नहीं। ये हुआ जेटली साहब, हम सबको पता है कि वो चले गए, बहुत बढ़िया इंसान थे, फाइनेंस मिनिस्टर के नजरिए से चले गए। और किसको पता था उस समय पे जब ये एक्ट बन रहा था कि देश में आ जाएगा कोविड, देश में आया कोरोना, स्टेट गवर्नमेंट की बल्ले बल्ले समझिए साहब, देश में आया कोरोना, पूरे इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन था। इंडिया में कितने टाइम के लिए लॉकडाउन, किसी से छुपा नहीं है, लॉकडाउन लगा, रेवेन्यू लॉसेस इतने भयानक स्टेट्स के, जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट 2017 ने सेंट्रल गवर्नमेंट की जान ले ली। रेवेन्यू लॉसेस हुए बिकॉज ऑफ, तो कह रहे बिकॉज ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी हमारा नुकसान हुआ, भरपाई करो। साहब सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉरेन बैंक से काफी लोन लेना पड़ा, हजारों करोड़ का लोन लेना पड़ा जीएसटी कंपनसेशन चुकाने के लिए। अब देखो तो 5 साल तो हो गए ना, 2017 से 5 साल तो हो गए जीएसटी कंपनसेशन, जोड़ो 5 साल हो गए ना, 1 जुलाई 2017 पहले ही हो गए थे। लेकिन साहब हटा नहीं पाए इसको, क्यों नहीं हटा पाए, इतना भयानक लोन चल रहा है, उसको चुकाएंगे कैसे जब लोगों से क्या लेंगे, क्या लेंगे लोगों से, हाँ सेस लेंगे ना, जीएसटी कंपनसेशन सेस कस्टमर से लेंगे। समझ में आई कुछ गुड्स पे, उस समय पता होता तो लॉ वैसे बनाया जाता। ये थी ओवरऑल एक जीएसटी की पिक्चर। यहां तक अगर आपके मन में कुछ है या आप कुछ पूछना चाहें या अपने विचार हमारे तक पहुंचाना चाहें तो आप पहुंचा सकते हैं। नहीं पक्का। अब एक आधी बातें और चले, दिमाग चल रहा है आपका। आज की तारीख में जब भी गुड्स बिकते हैं, चाहे विद इन स्टेट बिके, चाहे एक स्टेट से दूसरे स्टेट बिके, जीएसटी लगता है, ये सबको पता है। बस अंतर क्या होता है, जब विद इन स्टेट गुड्स बिकते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंट्रा INTRA, इंट्रा स्टेट सप्लाई, विद इन स्टेट को सब लिखा मिलेगा आपको। और जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल बिकता है तो इंटर स्टेट सप्लाई बोला जाता है। एक स्टेट से जब दूसरे स्टेट में माल बिकता है तो क्या बोलते हैं, इंटर स्टेट सप्लाई। जब इंटर स्टेट सप्लाई होती है, यानी जब विद इन स्टेट सामान बिकता है, तो बिल में लगता है CGST एंड SGST। क्या लगता है, नॉर्मली दोनों का इक्वल रेट होता है, जैसे 18% टोटल रेट है तो 9 9, 12 है तो 6 6, दिमाग में जाना है ना आपका, 5% है तो 2.5%। लेकिन जब इंटर स्टेट सप्लाई होती है, यानी एक स्टेट से माल दूसरे स्टेट में बिकता है, तो बिल में लगता है IGST, आई फॉर इंटीग्रेटेड जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, IGST। क्या लगता है, होता क्या है, जैसे IGST का तरीका क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। जैसे माल यूपी से दिल्ली बिका, बिल में लगेगा IGST। अब IGST कैसे बनता है ये भी समझाएं। IGST एक्ट ने अपने कोई रेट नहीं दिए, IGST में देखते हैं तो उसके कोई रेट नहीं है। IGST का रेट हमेशा CGST प्लस SGST का जो रेट होता है वो IGST का रेट होता है। मतलब मान लो इस रिमोट में CGST 9% है, SGST 9% है, तो विद इन स्टेट बिकेगा, विद इन स्टेट यानी इंटर स्टेट सप्लाई होगी तो CGST 9%, SGST 9%। आउटसाइड स्टेट बिकेगा तो IGST लगेगा 18%। IGST का अपना कोई रेट नहीं, CGST प्लस। इसलिए गवर्नमेंट को एक बनाना पड़ा IGST एक्ट 2017, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017। अब इसमें होता क्या है, माल जब, मेरी तरफ देखिए, छूट जाएगा बेटे, इधर माल जब यूपी से दिल्ली बिका, बिल में लगा IGST का पैसा हमने जमा किया, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको, उसका आधा हिस्सा सेंट्रल का और आधा जो डेस्टिनेशन वाला स्टेट होता है उसके पास पहुंचा देती है, उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। मतलब यूपी से दिल्ली बिका तो आधा सेंट्रल का और आधा किसका, दिल्ली गवर्नमेंट का।
सीजीएसटी एसजीएसटी में क्या होता था, वो तो पहले ही अपने आप ही पहुंच रहा था, लेकिन आईजीएसटी में क्या होता है? बात लेकिन सवाल ये आता है कि हमारे स्टेट्स तो सिंगल जीएसटी पे एग्री नहीं कर रहे थे, तभी डुअल जीएसटी लाया गया, तो आईजीएसटी में कैसे मान गए? सिंगल जीएसटी में उनको डर क्या था कि सारा पैसा अगर सेंट्रल के पास चला गया तो फिर हम हाथ फैलाते रहेंगे, आप हमको देंगे, इसलिए डुअल जीएसटी लगाया कि हमारा हमको दो डायरेक्टली, तुम्हारा तुमको मिल जाए, सीजीएसटी एसजीएसटी। तो लेकिन आईजीएसटी तो इस पे काम नहीं कर पा रहा, आईजीएसटी में तो क्या पूरा पैसा हम जा रहे हैं सेंट्रल के पास देती है, फिर सेंट्रल देती स्टेट को, ये कैसे मानना पड़ा? ये सब मानना पड़ा स्टेट्स को, बिना इसके माने तो एक्ट बन ही नहीं सकता था। उसका कारण आपको समझाता हूं अगर आप समझ पाए तो। जीएसटी में क्या होता है, स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन होता है, जितने भी लोग जीएसटी में रजिस्टर्ड है ना, स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन होता है। जैसे यूपी में अगर आप ऑपरेट करते हैं तो यूपी के स्टेट्स में आपको रजिस्ट्रेशन अपना कराना है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना है। कभी आपने देखा भी होगा, किसी का बिल लिया होगा तो अगर देखा हो तो ऊपर जीएसटी आईएन लिखा रहता है, दैट इज जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, आई फॉर आइडेंटिफिकेशन, या प्यार से जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर हम बोल सकते हैं। तो वो एक 15 डिजिट का एक नंबर होता है, जिस स्टेट में आप ऑपरेट करते हैं उस स्टेट में आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। अब जरा समझिए, मैं मान लो मेरी शॉप है, ये मैं रिमोट खरीदता हूं बेचता हूं, यूपी में शॉप है, कानपुर में शॉप है, तो मैंने अपना रजिस्ट्रेशन कहां करा रखा है साहब? यूपी में, कानपुर में, यानी यूपी में करा रखा है ना, स्टेट यूपी में। अब जब मैं विद इन यूपी ये रिमोट बेचता हूं, विद इन यूपी रिमोट बेचने पे मैं बिल में सीजीएसटी लगाता हूं, और क्या लगाता हूं? अब एसजीएसटी का मतलब समझो, मैं लगाता हूं सीजीएसटी एंड यूपी जीएसटी। एस का नाम हटा दिया, एस को रिप्लेस कर दिया, उस स्टेट से, उस पर्टिकुलर स्टेट में यूपी में ऑपरेट कर रहा हूं तो हो गया यूपी। तो मैं बिल में सीजीएसटी लगा रहा हूं और यूपी जीएसटी, क्योंकि मैं यूपी में रजिस्टर्ड हूं, और मैं जब जमा करता हूं तो उसका एक हिस्सा सेंट्रल के पास पहुंच जाता है और एक हिस्सा यूपी गवर्नमेंट के पास पहुंच जाता है। सवाल यह आता है, अगर मैंने ये रिमोट बेचा, यहां से बाहर बेच दिया, दिल्ली बेच दिया, अगर दिल्ली बेचा तो सब में तो अलग अलग लगा ही नहीं पाऊंगा। मैं बिल में सीजीएसटी तो चलो अगर अलग अलग होता तो बिल में सीजीएसटी तो लगाता, दिल्ली जीएसटी कैसे लगा देता? मैं रजिस्टर्ड ही नहीं हूं दिल्ली में, मैं रजिस्टर्ड कहां हूं? यूपी में। अगर डुअल बनाना पड़ता तो मेरे को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता दिल्ली में, मेरे लिए कितनी कॉम्प्लिकेटेड चीज हो जाती। कल को दिल्ली की जगह मैं थोड़ा माल सूरत यानी गुजरात भी बेचता हूं, गुजरात में लोग कहते जाओ रजिस्ट्रेशन करा के अपना, मुंबई में बेचता हूं, महाराष्ट्र में बेचता हूं, वहां रजिस्ट्रेशन कराओ, मैं पागल हो जाता कंप्लायंसेस करते करते। आप समझ रहे हैं, क्योंकि डेस्टिनेशन वाले को मिलना था। सेंट्रल ने बात स्टेट्स को समझाई कि भाई ये मोडस ऑपरेंडी आईजीएसटी तो हमें लाना ही पड़ेगा, नहीं तो चल नहीं पाएगा साहब, आईजीएसटी लाना पड़ेगा। तो आज क्या है, तो आज मैं यूपी से माल दिल्ली बेचता हूं तो मैं बिल में सीजीएसटी एसजीएसटी कुछ नहीं लगाता, मैं आईजीएसटी लगाता हूं, आईजीएसटी में सेंट्रल को पे कर देता हूं, क्योंकि मैं तो यूपी में रजिस्टर्ड हूं, मैं दिल्ली जीएसटी कैसे लगा दूं बिल में? मैं पे कर देता हूं किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से आधा रख लेती है और आधा एलोकेट कर देती है, स्टेट इसमें मान के चलो ठीक है यार, कुछ तो इनकी भी मान लो, सारी बातें अपनी थोड़ी ना अच्छी लगती हैं। जब भी रिश्ते की बात होती है तो दोनों तरफ की कुछ ना कुछ तो एक आधी बात तो लड़की वालों की मान लेनी चाहिए, है कि नहीं? आप समझते हैं मेरी बात को? इंट्रा और इंटर, जब भी हम लोग पूरा जीएसटी पढ़ेंगे और मैं बार बार बोलूंगा कि इस पे जीएसटी लगेगा, तो मैं ये कहना चाहूंगा, मेरी और आपकी ना सोच मिलनी चाहिए तब तो हम लोग पढ़ पाएंगे। मैं ये कहना चाहूंगा, जब मैं बोलूंगा जीएसटी लगेगा तो मेरा ये मतलब है कि अगर मैं इंटर स्टेट सप्लाई की बात कर रहा हूं तो आईजीएसटी लगेगा, इंट्रा की बात कर रहा हूं तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगेगा। क्लियर? पक्का? होमवर्क समझ लीजिए, आज घर जाके एकांत में बैठ जाना। है कोई एकांत वाली जगह जहां पे दूर दराज कोई ना हो, कोई आवाजें ना हो, वहां पे मेरी इन बातों को सोचना, दोबारा चलाना नहीं, सोचना अपने दिमाग से, हमने जो जो बोला कितना आप सोच पाते हैं। एंड ये जो पेज नंबर 1 है ना आपके सामने, एक इसको रीडिंग करके आना, ठीक है? कोई डाउट तो नहीं किसी को? ठीक थी आज की क्लास, समझ में आई आपके दिमाग में? चलिए, थैंक यू।